वेलकम बैक एवरीवन टू द कोर्स। और हम लोग फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल यूनिट MPL 202 टी के 1 to 4 यूनिट कर चुके हैं। फर्स्ट 4 यूनिट हो चुका है, अब ये लास्ट यूनिट बचा है। इसके लास्ट यूनिट में 2 टॉपिक है। पहला है टॉक्सिकोकाइनेटिक, दूसरा है अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ एनिमल टेस्टिंग स्टडीज़। ठीक है, जनरली हम लोग कोई भी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में हम लोग एनिमल्स की यूज़ करते हैं, तो इसमें सेकेंड टॉपिक में ये डिस्कस किया गया कि एनिमल्स के अलावा कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके साथ हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो हम लोग देखते हैं कि टॉक्सिकोकाइनेटिक होता क्या है। टॉक्सिकोकाइनेटिक इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच इन टॉक्सिकोलॉजी दैट स्टडीज़ द टाइम कोर्स ऑफ अ सब्सटेंस इन अ बॉडी अंडर टॉक्सिकोलॉजिकल कंडीशन। जैसे नॉर्मली क्या होता है, ड्रग लेते हैं, अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जनरेट होता है, मतलब अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया ड्रग का तो हम लोग उसको कहते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेरेपेटिक एक्शन। ठीक है, और सेम ड्रग अगर बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करती है तो उसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिक इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट। ठीक है, तो अगर टॉक्सिकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर कोई भी स्टडी हम ड्रग की करें, टॉक्सिकोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है इसको आराम से देखते हैं। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स हाउ अ ड्रग केमिकल इज एब्जॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबोलाइज्ड, एक्सक्रीटेड एट डोजेज यूज्ड इन टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिसिटी स्टडीज। ठीक है, while pharmacokinetic parameters focuses on a therapeutic dose. ठीक है, toxicokinetic deals with the higher or repeated dose, helping to understand how the exposure related to observed toxicity. सिंपल टर्म्स में क्या है, टॉक्सिकोकाइनेटिक डोज डील्स विद द सिस्टमिक एक्सपोजर एंड टॉक्सिक इफेक्ट। सिंपल सी बात है, बहुत आसान शब्दों में समझो। अभी है ड्रग 50 mg ले रहे हैं आप, तो आपको एक अच्छा इफ़ेक्ट मिल रहा है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट, जिसको थेरेपेटिक इफ़ेक्ट कहते हैं। अगर ड्रग को सेम 500 mg लिया जाए, 500 mg लिया जाए तो ये क्या होगा, हमारे बॉडी में टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करेगा। अब ये 500 mg लेने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला कि आपने ड्रग ओवरडोज किया। ठीक है, दूसरा ये है कि जो 50 mg का ड्रग आप लगातार ले रहे हैं लंबे समय तक, आपकी कोई सपोज दैट आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब है ड्रग का, या एक्सक्रीशन ख़राब है, आपके बॉडी से सेम क्वांटिटी ऑफ ड्रग निकल नहीं रही है, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रही है, तो आपका बॉडी में क्या होगा कि पहले दिन आपने 50 mg लिया, अब वो 40 mg बच गया, 10 mg आपका एक्सक्रीट हो पाया क्योंकि आपकी किडनी ख़राब थी या मेटाबॉलिज्म ख़राब था। अगले दिन आप फिर 50 लेंगे, पहले से आपके बॉडी में 40 है, हो गया 90 mg। फिर अगले दिन फिर 10 mg एक्सक्रीट आउट हुआ, आपकी बॉडी में 80 mg है, फिर आपने 50 mg लिया। ये समझाने के लिए एक एग्जांपल है, तो हो गया 130 mg। ठीक है, इसी तरीके से एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में ड्रग, और फिर ये क्या करेंगे, टॉक्सिसिटी। इसी चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं टॉक्सिकोलॉजिकल काइनेटिक्स में, कि अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, तो अगर ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में बॉडी या ड्रग कैसे बिहेव करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक्सिकोकाइनेटिक इज़ टू रिलेट द एडमिनिस्ट्रेटिव डोज, कितना आप ले रहे हैं, सिस्टमिक एक्सपोजर, कंसंट्रेशन ब्लड में क्या है, प्लाज्मा में क्या है। तीसरा है कि ऑब्जर्व टॉक्सिक इफेक्ट, कितने डोज पे कितना टॉक्सिसिटी इफेक्ट मिलता है। ठीक है, अब ये कुछ कुछ पैरामीटर क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करता है, आपको समझने की कोशिश करता है। हाउ मच डज अ ड्रग एक्चुअली रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, कितने क्वांटिटी में ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। दूसरा है डज एक्सपोजर इंक्रीज द प्रोपोर्शनलिटी विद डोज, कि अगर डोज बढ़ा रहे हो तो उसकी प्रोपोर्शनलिटी बढ़ जाती है। इज़ टॉक्सिसिटी रिलेटेड टू द पीक कंसनट्रेशन ऑफ टोटल एक्सपोजर, कि मतलब कितने कंसनट्रेशन पे आपकी ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज करती है। आर मेटाबोलाइट कंट्रीब्यूटिंग टू टॉक्सिसिटी, क्या ये ड्रग का कोई मेटाबोलाइट जो उसकी टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सब पैरामीटर्स को हम टॉक्सिकोकाइनेटिक में अच्छे से स्टडी करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि ड्रग का इफेक्ट क्या होता है और कौन कौन से पैरामीटर से हमें ड्रग में टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। अब टॉक्सिकोकाइनेटिक इवेल्युएशन पैरामीटर्स इन प्रीक्लिनिकल स्टडी। प्रीक्लिनिकल स्टडीज़ क्या है, जो क्लिनिकल ट्रायल से पहले करते हैं एनिमल पे।
ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल आप कर रहे हो तो उससे पहले हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं जिसमें हम समझते हैं ड्रग के ऑल सारे बिहेवियर्स को अच्छे से, ताकि हम एक रिपोर्ट तैयार कर पाएँ और हमें क्लिनिकल ट्रायल्स में कोई ज़्यादा अननोन एडवर्स इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट या पॉसिबल इफ़ेक्ट हमें देखने को ना मिले। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या है? Toxicokinetic evaluation is integrated as a preclinical toxicity studies. It measures the systemic exposure and relate it to the toxic effect observed in animals. ठीक है, एनिमल में हम जान के ड्रग की टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, उसके बाद ड्रग दे के उसके इफ़ेक्ट्स को मेज़र करते हैं। ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि अगर ह्यूमन में ऐसा कंडीशन हो तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। अब कौन कौन सा पैरामीटर्स को ये डिटरमाइन करता है? हाई सिस्टमिक एक्सपोजर, डोज ज़्यादा है, एक्यूमुलेशन ओवर टाइम, फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइज, नॉन लीनियर काइनेटिक एट हायर डोजेस। लीनियर काइनेटिक्स आपको ये आना चाहिए आप इस पैरामीटर्स को समझने के लिए। ठीक है, अब इसकी स्टडी डिज़ाइन क्या होती है? अब इसकी स्टडी डिज़ाइन मतलब कैसे हम ये स्टडी को डिज़ाइन करते हैं, मतलब ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि टॉक्सिसिटी के काइनेटिक्स को स्टडी कर पाए हम। ठीक है, टॉक्सिकोकाइनेटिक इवैल्यूएशन इज यूजुअली कंडक्टेड अलोंगसाइड रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी स्टडीज 28 डेज 90 डेज या क्रॉनिक लंबे समय तक देके इफेक्ट को स्टडी करते हैं। समटाइम एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ को भी हम परफॉर्म करते हैं ताकि उससे हमें एक इफ़ेक्ट का आइडिया लग जाए। अब की फीचर्स क्या होते हैं इस स्टडी के? सबसे पहले ब्लड सैंपल्स डिफरेंट इंटरवल पे लेते हैं, उसके बाद दूसरा है कि मल्टीपल ग्रुप्स होता है, कोई ग्रुप में लो डोजिंग चल रहा है, जैसे सपोज दैट एक ड्रग है, उसकी डोज तय हुए 10 mg, तो एक में हम 15 mg दे के देखेंगे, दूसरा में मीडियम 20 mg दे के देखेंगे, और एक हाई डोजिंग वाला रहेगा जिसमें 50 mg हम ड्रग की डोज दे के उसके बाद सारे पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या इफ़ेक्ट आ रही है। ठीक है, सब में यही करना है। तो सबसे पहला है कि फर्स्ट डे इफ़ेक्ट मतलब सिंगल एक्सपोजर इफ़ेक्ट, दूसरा है स्टडी स्टेट इफ़ेक्ट जिसमें हम लोग डोज की कंसंट्रेशन बार बार देते रहेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से पैरामीटर्स को मेज़र करते हैं, किस किस पैरामीटर्स से जो हमने यहाँ बात करी ना कि इफ़ेक्ट्स को मेजर करते हैं, पैरामीटर्स को मेज़र करते हैं सारे में। अब कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर है सी मैक्स, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कि जैसे अभी हमने बात की थी लीनियर और नॉन लीनियर काइनेटिक्स की, ये समझते हैं, उसके बाद आपको सी मैक्स समझ में आएगा कि जैसे आप दो तरीके से होते हैं। अगर आप ड्रग ले रहे हो तो बॉडी उसको एक इक्वल समय में निकालेगी। जैसे आपने 100 mg ड्रग लिया, अब बॉडी लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। लीनियर मीन्स कि 10 mg पर आवर आपकी बॉडी से वो एक्सक्रीट कर रही है, मतलब बॉडी से आप 100 mg भी लोगे तो बॉडी उसको 10 mg में एक्सक्रीट करेगी। अगर आप इसको 1000 mg लोगे तो भी आपकी बॉडी 10 mg पर आवर से एक्सक्रीट करेगी। ठीक है, नॉन लीनियर में क्या होता है कि आपकी बॉडी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है। जैसे आपने 100 mg लिया तो आपकी बॉडी इसको 50 mg, मतलब सपोज दैट उसका निकालने का परसेंटेज 50 है तो 50% इस ड्रग का निकाल देगी, मीन्स 50 mg अगले घंटे में बचेगा, उसके अगले घंटे 50 mg है आपके बॉडी में, 25 mg बचेगा। ठीक है, इस तरीके से बॉडी दो तरीके से आपके ड्रग को निकालती है। अब सी मैक्स की प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है ड्रग का, मतलब कब ये ड्रग पीक पे पहुंच रही है। ठीक है, लाइक दिस इज सी मैक्स, कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद ये सी मैक्स हुआ, उसके बाद फिर ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, टी मैक्स क्या है कि सी मैक्स को जो पहुंचने के लिए टाइम लगा, ठीक है, ये जो टाइम लगा आपका उसको टी मैक्स कहते हैं। ए यू सी एरिया अंडर कर्व, जैसे जो भी एरिया इस कर्व के अंदर है तो उसको पूरे एरिया को एरिया अंडर कर्व कहते हैं। ठीक है, कितने देर तक बॉडी आपकी एक्सपोज रही ड्रग के साथ। तो ड्रग जैसे इसी ग्राफ को यहाँ पे देखते हैं क्लियरली, यहाँ से आपने डोज लेना स्टार्ट किया, आपकी बॉडी का ये एक ग्राफ है, इसमें टाइम है, इसमें कंसंट्रेशन है। ठीक है,
अब कंसंट्रेशन, आपने यहाँ से ड्रग लेना स्टार्ट किया, आपकी बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक समय तक कंसंट्रेशन पीक हुआ, उसके कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि बॉडी ने एक्सक्रीशन स्टार्ट कर दी। इस पॉइंट को सी मैक्स कहते हैं, इस पॉइंट को टी मैक्स कहते हैं, कितना टाइम लगा। इस टोटल एरिया को एरिया अंडर कर्व कहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी एक्सपोज रही ड्रग के साथ। ठीक है, हाफ लाइफ क्या है कि ड्यूरेशन, कितने समय में बॉडी, अगर आपने 100 mg लिया तो कितने समय में उसकी बॉडी आपकी हाफ लाइफ में कितने समय में एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक है, हाफ लाइफ में ये हुआ। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ बॉडी इन ड्रग। क्लियरेंस क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन, मतलब कितने समय में आपकी ड्रग निकल रही है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपका ड्रग जो है कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ बॉडी में। ठीक है, अब ये पैरामीटर्स को अच्छे से स्टडी करने के बाद हमें समझ में आता है चीज़ें की। ठीक है, अब इससे इंटरप्रेट क्या करोगे, आपको पैरामीटर्स आपने स्टडी कर लिया, उससे इंटरप्रेट क्या करोगे। लीनियर रिलेशनशिप, एक्सपोजर इंक्रीजेज प्रोपोर्शनलिटी विद डोज, अगर आप डोज बढ़ा रहे हो तो आपकी ड्रग में एक्सपोजर बढ़ रहा है। नॉन लीनियर क्या है, एक्सपोजर इंक्रीजेज डिस्प्रोपोर्शनलिटी, मतलब आप डोज बढ़ाते जा रहे हो तो भी आपका जो एक्सपोजर है वो भी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, टॉक्सिसिटी फाइंडिंग्स आर को रिलेटेड विद एक्सपोजर लेवल ऑफ आइडेंटिफाई, थ्रेशोल्ड लेवल, एक्सपोजर मार्जिन बिटवीन सेफ एंड टॉक्सिक डोजेज। जैसे ये एक ड्रग है, ऐसे समझते हैं। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है आपका 50 mg कंसंट्रेशन, आपकी बॉडी को चाहिए कि आपको कि हेडेक ठीक कर दे। अब जो ये सेम ड्रग अगर आपका 60 mg में टॉक्सिसिटी के सिम्टम शो कर देती है, तो ये ड्रग का क्या है, थेरेपेटिक इंडेक्स या टॉक्सिसिटी इंडेक्स बहुत कम है, मार्जिन जो लेवल, जो सेफ्टी मार्जिन है वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये इन सब पैरामीटर्स को हम लोग समझते हैं कि क्या थ्रेशोल्ड लेवल है। अगर एक नींद की ड्रग है, उसकी आप क्वांटिटी देखे हो कभी, 0.25 mg, 0.0125 mg, क्योंकि सेफ्टी मार्जिन बहुत कम है। अगर किसी ने 1 mg की ड्रग ले ली तो मतलब वो टपक जाएगा, मतलब बहुत पोटेंशियली हार्मफुल हो जाता है। तो हम इन सब पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। सेचुरेशन काइनेटिक्स क्या है, at higher doses normal pharmacokinetic process such as metabolism elimination may become saturated leading to non-linear behavior. This phenomena is known as saturation kinetics or non-linear kinetics. अभी हमने देखा था कि जैसे क्या नॉर्मल फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन बिकम सेचुरेटेड। जैसे आप समझो एक 10 रुपये का 10 mg की ड्रग है। ठीक है, ठीक है, 10 mg की ड्रग है, आपकी बॉडी की 5 प्रोटीन ही है, 5 प्रोटीन है और 5 गेट है, मतलब बाहर निकलने के लिए। ठीक है, आपने 10 mg का ड्रग लिया, अब 5 ही प्रोटीन इसको पहले मेटाबोलाइज करेगा, 5 प्रोटीन ही उसको बाहर निकाल सकता है। तो आपने, ये नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, आपने ले लिया 100 mg ड्रग, क्या 100 mg ये 5 अपने आप को बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते ना, ये 5 लिमिटेड है। फिर उसके बाद ये जो अगला प्रोसेस है, जो 5 गेट कीपर्स हैं उसको बाहर निकालने के लिए, वो भी लिमिटेड है। तो क्या ये क्वांटिटी लेने से हमारी ड्रग की एक्सक्रीशन या मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इसी को कहते हैं नॉन लीनियर काइनेटिक्स। ठीक है, जो भी चीज़ें उससे एडजॉइनिंग होती है वो लिमिटेड है, तो वो प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप में भी लिमिटेड होती है। तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाने से आपका इफ़ेक्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो मिडिल मैन है, जो प्रोसेस या प्रोटीन्स या एंजाइम्स या रिसेप्टर जो इसमें इन्वॉल्व है बीच में, वो लिमिटेड है। वो ऑक्यूपाइड होने की वजह से वो अपना इफ़ेक्ट कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ नहीं दे पाते हैं। इसी को कहते हैं नॉन लीनियर। लीनियर में क्या होता है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे आपका इफ़ेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, अब सेचुरेशन काइनेटिक्स में यही है कि हम उसमें स्टडी करते हैं कि कब वो ड्रग का सेचुरेशन आता है, कितने कंसंट्रेशन पे ड्रग सेचुरेट हो जाती है। ठीक है, in saturation kinetic enzyme or transport system responsible for the drug metabolism or elimination become saturated leading to disproportionate increase in drug concentration. इसके रिजल्ट क्या क्या होंगे, सेम ही बात है। ठीक है, स्लोअर एलिमिनेशन, कि आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, जो हमारा गेट कीपर है वो 5 ही ड्रग्स को अलाउ कर सकता है एक साथ बाहर जाने के लिए, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या गेट तो नहीं बढ़ेगा, इसलिए ड्रग का एलिमिनेशन स्लोअर हो जाएगा।
अब ड्रग एक्यूमुलेट होने लगेंगे क्योंकि गेट ही लिमिटेड है, तो ड्रग हमारे बॉडी में जमा होने लगेंगे। अब ड्रग जमा होने की वजह से हम बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। अब इसके मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं सेचुरेशन के? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो आपको लेके जाएगा, जो रिसेप्टर्स आपके ड्रग को एब्जॉर्ब करेगा वो लिमिटेड है, तो आपका एब्जॉर्प्शन भी लिमिटेड होगा। मेटाबॉलिज्म, जो एंजाइम्स इसके रिस्पॉन्सिबल है इसके डाइजेशन के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए, वो अगर लिमिटेड है तो ये प्रोसेस खुद ब खुद लिमिटेड हो जाएगा। एक्सक्रीशन, अगर रीनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेचुरेटेड है, मतलब जो गेट कीपर्स आपको वो ड्रग को आपको बाहर निकाल रहे हैं वो अगर लिमिटेड है, तो आपके ड्रग का एक्सक्रीशन भी लिमिटेड होगा। ठीक है। Once the capacity is exceeded, the body cannot process the drug efficiently. ठीक है। नॉन लीनियर इंक्रीज इन प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, कि मतलब जैसे नॉर्मली क्या है कि आप ड्रग बढ़ा रहे हो, इधर एक्सक्रीट हो रहा है, तो ये लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या हुआ कि आपने ड्रग की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी, लेकिन जो एक्सक्रीशन है ये तो बढ़ते जा रहा है, एक्सक्रीशन आपका हो नहीं रहा है, तो ये यहाँ से फिर नीचे दिखेंगे आपको डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये एक अपना स्टेडी स्टेट में चलता आ रहा है। आप इसके कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, लेकिन ये जो फॉलो कर रहा है एक नॉर्मल पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेट राइज इन AUC एंड Cmax, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है तो Cmax बढ़ते जाएगा। ठीक है। AUC, एरिया अंडर कर्व्स, भी बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो ये लास्ट में क्या होगा, ऐसे ग्राफ चला जाता है, ये तो सेम रहता है और ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है। और इसके हाफ से यहाँ से ये आता है, तो AUC बढ़ते चला जाता है। अब इससे क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी ऑफकोर्स बढ़ेगी, अगर बॉडी में कोई अनवांटेड सब्सटेंस या जीनोबायोटिक्स बहुत देर तक रहेंगे तो बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ता ही चला जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, फिनाटोइन। फिनाटोइन शोज अ सैचुरेशन काइनेटिक्स। ठीक है, आपको ये लिख के आना है, ये एग्जाम्पल दे के आना है। एट लोअर डोज लीनियर काइनेटिक्स, मतलब कंसनट्रेशन बढ़ा रहे हो, ड्रग भी निकल रहा है। ठीक है। एट हाइयर डोज, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा दिया आपने, मेटाबॉलिज्म बिकम सैचुरेटेड, जो प्रोसेस जो उसको करता था अब ये सेम रहेगा। एट स्मॉल डोज इंक्रीज, लार्ज इंक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। आपने थोड़ा सा भी डोज बढ़ाया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो एक लिमिटेड ही है। ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है टॉक्सिकोलॉजी की? टॉक्सिसिटी में इंक्रीज, सडनली इंक्रीज एट हाइयर डोज, dose response relationship become unpredictable, help identify safer upper limit of dosing, कि आपको पता चल जाता है कि सेफ डोज क्या है, इससे ऊपर जैसे ही बढ़ाओगे तो आपकी बॉडी उससे सैचुरेट हो सकती है। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ टॉक्सिकोकाइनेटिक स्टडी। टॉक्सिकोकाइनेटिक स्टडीज़ से हम लोग क्या क्या समझते हैं, ड्रग डेवलपमेंट और सेफ्टी इवोल्यूशन में कौन कौन से पैरामीटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द डोज एक्सपोजर रिलेशनशिप। ठीक है। दे इस्टेब्लिश हाउ द एडमिनिस्टर्ड डोज ट्रांसलेट इनटू सिस्टमिक एक्सपोजर, तो मतलब अब ड्रग लेने से आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, बॉडी एक्सपोज होने पे बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉक्सिसिटी डाटा। ठीक है। दे हेल्प determine whether the observed toxicity is related to the exposure level and other factors. अगला कौन सा है? ठीक है, टॉक्सिसिटी के डाटा को समझने में हेल्प करती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ऑर्गन टॉक्सिसिटी, कोई भी अगर स्पेसिफिक ऑर्गन पे टॉक्सिसिटी का इफेक्ट आ रहा है, स्पेसिफिक ऑर्गन पे कोई भी टॉक्सिसिटी का इफेक्ट आ रहा है, तो उसको समझने के लिए हम यूज़ करते हैं। डिटेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन, कब ये ड्रग कौन से डोज में एक्यूमुलेट हो रही है। इवेल्यूएशन ऑफ स्पीसीज़ डिफरेंसेस, कौन सी अगर स्पीसीज़ चेंज करते हैं तो क्या पैरामीटर्स आता है। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन कितना है, कि अगर 10 mg का है तो बहुत कम सेफ्टी मार्जिन है। अगर ये सेफ डोज और टॉक्सिक डोज के बीच में, टॉक्सिक डोज के बीच में जो गैप है, अगर ये मान लो 500 mg है तो कह सकते हैं अच्छा खासा गैप है। अगर 0.5 mg है तो समझ सकते हैं कि बहुत कम ही गैप है, बहुत ही माइन्यूटली ड्रग को दिया जाएगा ताकि बहुत सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाएगा। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले डोज सिलेक्शन फॉर क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आपको डोज समझने में बहुत हेल्पफुल मिल जाता है कि आपको कितने डोज में ह्यूमंस के लिए सेफ़ है। रिस्क असेसमेंट, कौन कौन से पैरामीटर्स
रिस्क हो सकता है, कौन कौन से ह्यूमन को किस किस ऑर्गन में रिस्क हो सकता है। रेगुलेटरी सबमिशंस के लिए आपको एक डाटा मिल जाता है ताकि रेगुलेटरी एजेंसीज को आप सबमिट कर पाएँ कि ये हमारा टॉक्सिसिटी डाटा है। इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन क्लिनिकल स्टडीज़, कि नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ में टॉक्सिकोलॉजी स्टडी होती है। टॉक्सिकोलॉजी के स्टडी के अंदर टॉक्सिकोकाइनेटिक स्टडी करते हैं। टॉक्सिकोकाइनेटिक, ठीक है, जो भी है, ठीक है। ब्रिजिंग द ह्यूमन एंड एनिमल डाटा, ठीक है, कि हमें समझ में आता है कि अगर एनिमल्स में अगर 100 नहीं 2 kg का एनिमल्स पे इस तरीके का इफ़ेक्ट देखने को मिला, तो 50 kg ह्यूमंस में कैसे इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, तो हम एक लेवल से अंडरस्टैंडिंग लगा पाते हैं कि अगर इतना बड़ा एनिमल है तो इस पर इतना टॉक्सिसिटी लगा, और अगर उससे बड़ा एनिमल होगा तो उस पर कितना, कैसे रिएक्ट करेगी ड्रग बॉडी वेट के अनुसार। बहुत सारे पैरामीटर्स को हम समझ के एक गैप को हम लोग समझ जाते हैं अच्छे से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, कौन कौन से मेटाबोलाइट जो टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं उसको समझने में हेल्प मिलता है, ठीक है। अगला है डिफरेंस बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक एंड टॉक्सिकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में क्या देखते हैं, थेरेपेटिक डोज देते हैं कि जो डोज सेफ डोज हो उसी को देते हैं। टॉक्सिकोकाइनेटिक में हाई डोज या टॉक्सिक डोज दिया जाता है। पर्पज़ क्या होता है, इसकी इफ़िकेसी चेक करना कि ये ड्रग इफ़ेक्टिव है कि नहीं। टॉक्सिकोकाइनेटिक में ड्रग की सेफ्टी चेक करना कि ड्रग सेफ़ है कि नहीं। अब इसमें फोकस क्या करता है, फार्माकोकाइनेटिक में ड्रग बिहेवियर, ड्रग कैसे बिहेव कर रही है। टॉक्सिकोकाइनेटिक में क्या देखते हैं, एक्सपोजर टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप, मतलब ड्रग का एक्सपोजर बढ़ता है तो टॉक्सिसिटी का कैसे बिहेवियर रहता है। एप्लीकेशन क्या है, क्लिनिकल यूज़, इसका है प्री क्लिनिकल सेफ्टी। अब एग्ज़ाम के लिए क्या क्या है, टॉक्सिकोकाइनेटिक स्टडीज़ में ADME की स्टडी करते हैं, ड्रग एक्सपोजर टॉक्सिसिटी, पैरामीटर्स कौन है, Cmax, AUC, Tmax, हाफ लाइफ, saturation kinetic leads to non-linear drug behavior. Toxicokinetic dose is essential for dose selection, risk assessment, regulatory approval, help interpret toxicity and predict human safety. कि अगर 50 kg के एनिमल्स में क्या इम्पैक्ट आया, तो ये कंक्लूजन है, आप पढ़ लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिव मेथड्स टू द एनिमल टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, ठीक है। तो पहले जो भी स्टडीज़ होती थी वो एनिमल्स पे ही होती थी। अब हम चाहते हैं कि एनिमल का यूज़ कम करें, क्योंकि किसी को सेक्रीफाइस करना, सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेडिशनली टॉक्सिसिटी स्टडीज़ हैज़ largely dependent on the use of experimental animals to evaluate the safety of drug and chemicals. However, ethical concern, high cost and time consumption and scientific limitations have driven the development of alternative methods to the testing. और होता क्या है कि कोई भी हम एनिमल ले दैट इज़ नॉट सेम एज ह्यूमन, तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि ये ड्रग एनिमल्स में सेफ़ है और ह्यूमंस में अनसेफ है। तो ये हमें बाद में पता चलता था, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अल्टरनेटिव देखते हैं कि भाई एनिमल टेस्टिंग का ही अल्टरनेटिव किया जाए, नए पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जाए जो ह्यूमन बिहेवियर के अनुसार मिमिक करे, ठीक है, ह्यूमन को मिमिक करें। अब ये कॉन्सेप्ट क्या क्या है अल्टरनेटिव मेथड्स में। अल्टरनेटिव मेथड्स में हमेशा 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला रिप्लेसमेंट ढूंढो उस चीज़ का कि नॉन एनिमल क्या हो, रिडक्शन कि कम से कम एनिमल का यूज़ किया जाए, तीसरा कि प्रोसेस को रिफाइन इतना करो ताकि किसी को हार्म ना पहुँचे, ठीक है। अब इसके नीड क्या क्या है, सबसे पहला नीड यही है कि सबसे पहले ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय लगता है किसी भी एनिमल की टॉक्सिसिटी को स्टडीज़ करने के लिए। उसको पहले उसको उसमें टॉक्सिसिटी डेवलप करो, फिर उसको सेक्रीफाइस करो, फिर हर एक पैरामीटर्स, हर एक ऑर्गन को स्टडी करो, फिर आपको एक रिपोर्ट मिलता है, ठीक है। फिर अगला है एक्सपेंसिव होता था और रिसोर्स इंटेंसिव होता था, क्योंकि आपको लगा रहना पड़ेगा, कोई भी एक एनिमल है, आप उसको बहुत सारे चीज़ देखना पड़ता है, आप उसको रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करनी पड़ती है, उसको इथिकल कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी दूसरे मेथड्स हैं वो डेवलप इसलिए किए गए, क्यों किए गए कि उसकी स्पीड बढ़े, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, कि बार बार एनिमल्स खरीदना। सपोज दैट कोई स्टडी हम लोग हॉर्स पे कर रहे हैं, एक हॉर्स ही इतना महंगा होगा कि बार बार आप स्टडी उस पर करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। स्केल भी नहीं कर सकते हैं कि आप एक साथ 10 हॉर्स लेके आएँ, उसके बाद स्टडी के डिफरेंट पैरामीटर्स को, अलग अलग पॉसिबल पैरामीटर्स को आप स्टडी कर पाएँ।
रेलिवेंस टू ह्यूमन बायोलॉजी, क्योंकि हॉर्स और एनी अदर एनिमल कैनॉट मिमिक्स द ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो इसलिए बहुत गैप रह जाता था स्टडी में। ठीक है, अब टाइप्स कौन कौन से टाइप डेवलप किए गए हैं अगर स्टडीज़ को ह्यूमन के तौर पे करना है। सबसे पहला इन विट्रो सेल मेथड्स, जिसमें सेल और टिश्यू वेस्ट स्टडी की गई। इसमें कौन कौन से, सेल कल्चर सिस्टम, 3D सेल कल्चर्स, ऑर्गेनोटाइपिक मॉडल्स। उसको तीनों को देखते हैं। सेल कल्चर में क्या है कि प्राइमरीली सेल, ठीक है, दे इंक्लूड प्राइमरी सेल्स एंड इमोर्टलाइज्ड सेल लाइंस यूज टू स्टडी साइटोटॉक्सिसिटी, जीनोटॉक्सिसिटी और मेटाबॉलिज्म इफेक्ट। ठीक है, कि आपने कहीं से सेल लिया, अब आपने उस सेल लाइन को, उसको ग्रो किया, कल्चर किया, मतलब बहुत सारे सेल लाइन को आपने कल्चर कर लिया, आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप स्टडीज़ इस पर कर सकते हो। ठीक है, 3D cell culture, 3 dimensional cultures mimic the tissue architecture better than the traditional 2D cultures, providing the realistic response. जैसे आपने कोई सेल लिया, उसको 3D मॉडल्स के तौर पे डेवलप किया। जैसे आपने एक हेपेटोटॉक्सिक सेल लिया, हेपेटोसाइट्स लिया, ठीक है, आपने लीवर का एक सेल लिया, अब उससे आप उसको कल्चर कर करके एक लीवर जैसा सेल, एक इन्वायरमेंट बना सकते हो, कि सिमिलर काइंड ऑफ लीवर बना सकते हो, कि आप नॉट एग्जैक्ट एज ए ह्यूमन लीवर, बट एक आप उसकी एक लाइनिंग बना सकते हो, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हो, कि एक कैसे इफ़ेक्ट करेगा, कौन से ऑर्गन ज़्यादा इफेक्टेड है। ठीक है, ऑर्गेनोटाइपिक मॉडल, दीज आर रिकन्स्ट्रक्टेड टिश्यू मॉडल सच एज ह्यूमन स्किन इक्विवेलेंट यूज फॉर इरिटेशन एंड कोरोजन स्टडीज़। ठीक है, आपने ऑर्गन, मतलब सेम ऑर्गन जैसा, जैसे कोई स्किन लिया, आपने किसी भी स्किन लिया और स्किन को आपने एज ए ह्यूमन जैसा रखा दो मेम्ब्रेन के बीच में, और आपने देखा कि अगर इस स्किन पे ये पैरामीटर्स पे ऐसा इफेक्ट आ रहा है, तो ह्यूमन स्किन पे कौन कौन से इफेक्ट आ सकते हैं। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ स्किन लिया आप एक बायोमेम्ब्रेन ले सकते हो, एक लैब्स, एक कोई प्लांट का लीफ ले सकते हो, उसको मिमिक कर सकते हो कि अगर ह्यूमन स्किन की ये परमिएबिलिटी है और ये लीफ की सेम परमिएबिलिटी है, तो ये स्टडीज़ हम इस पे कर लेते हैं, तो ये स्टडी ह्यूमन पे भी इक्विवेलेंटली सेफ होना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन से टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जीनोटॉक्सिक टेस्टिंग, साइटोटॉक्सिक टेस्टिंग, स्किन रेडिएशन या कोरोजन, आई इरिटेशन, मैग्नेटिक स्टडीज़। ठीक है, एडवांटेज क्या है, दे आर वेरी फास्ट देन ह्यूमन और एनिमल्स। ठीक है, रेलिवेंस भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ह्यूमन सेल्स को ही आप यूज़ करते हो। लिमिटेशन क्या है कि ये पूरा ह्यूमन का सिस्टम को इंट्रैक्ट नहीं कर पाता है, कि मतलब जैसे बॉडी में सिर्फ अगर हम हेपेटोसाइट का ही ले लें, लीवर का ही एग्जांपल लें, ठीक है, हेपेटिक सेल, तो हेपेटिक सेल में सिर्फ लीवर का सेल तो नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आपको ब्लड आता है, हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, हार्मोन्स आते हैं, अलग अलग एंजाइम्स आते हैं, तो मतलब एक मल्टी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है वहाँ पे। और जब आप स्टडी करते हो तो सिर्फ एक पैरामीटर्स को ध्यान रखते हो, तो ये यूनिडायमेंशनल होती है, और जो रियलिस्टिक जो सिचुएशन होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच, जिसको इन सिलिको मेथड्स भी कहते हैं, जिसके टाइप होते हैं QSAR, प्रेडिक्ट द टॉक्सिसिटी बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर डॉकिंग एंड मॉडलिंग। ठीक है, कि मतलब मॉलिक्यूल्स को, डिज़ाइन को चेंज करके सॉफ्टवेयर्स में टेस्ट करते हैं कि ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगा कि नहीं। डाटा माइनिंग एंड AI मॉडल्स, कि मतलब AI मॉडल्स के भी को यूज़ करते हैं हम लोग, और जो पुराने प्रीवियस डाटाज होते हैं, मतलब उस डाटा को एक साथ मर्ज करके प्रिडिक्टिव स्टडी करते हैं, मतलब प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, DICT, हाँ, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है कि नहीं कर सकता। एप्लीकेशन क्या है, अर्ली टॉक्सिसिटी प्रिडिक्शन। दूसरा है स्क्रीनिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल अलर्ट फॉर टॉक्सिसिटी। अगर कोई A नाम का कंपाउंड है और B नाम का कंपाउंड है, दोनों के स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर है, ठीक है, ठीक है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर A टॉक्सिक है वो ह्यूमन बॉडी में, तो B भी टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सिमिलर है। वी कैन प्रेडिक्ट, वी कैन नॉट कन्फर्म ऑन दिस, हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो फिर हम उस हिसाब से अपने स्टडीज़ को डेवलप करते हैं। एडवांटेज क्या है कि इन सिलिको मेथड्स आर वेरी रैपिड,
कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि कंप्यूटर्स पे करते हैं, डज नॉट रिक्वायर बायोलॉजिकल मटेरियल, ठीक है, कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होता। लिमिटेशन क्या है, प्रेडिक्शन डेवलप ऑन द अवेलेबल डाटा, जो भी पुराना डाटा होगा उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन रिवॉल्व करता है, ना कि कोई नया सिचुएशन या नया डाटा के बेसिस पे, ठीक है। मे रिक्वायर वैलिडेशन या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, मतलब उसको कंफर्म करने के लिए आप एनिमल्स पे या ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो या कंफर्म कर सकते हो। एक्स वीवो या ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी, एक्स वीवो में क्या है कि आइसोलेटेड टिश्यू या ऑर्गन निकाल लिया जाता है ह्यूमन से या एनिमल से। जैसे हमको एक लीवर पे टेस्ट, ये जीआईटी पे करना है, बार बार लीवर ही हो रहा है, ठीक है। स्टमक लेते हैं, ठीक है, स्टमक पे हमें चेक करना है, तो स्टमक को हम एनिमल से या ह्यूमन से बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद इसको लैब सिचुएशन में लेके जाएंगे, उसके बाद इस पे टॉक्सिसिटी की स्टडी करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आइसोलेटेड लीवर या स्किन या टिश्यू। ऑर्गन ऑन चिप, जैसे दिस इज़ द एडवांस टेक्निक दैट यूजेस माइक्रोफ्लूइडिक डिवाइसेस टू स्टिमुलेट द ह्यूमन ऑर्गन लिवर, such as liver on chip, human lung on chip, heart on chip. These systems mimic the physiological condition including blood flow या mechanical forces. जैसे एक आर्टिफिशियली सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, और इसमें हम सेम टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे स्टमक का लिया तो हमने एसिड डालना चाहते हैं, उसमें बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट डालना चाहते हैं, उसमें बैक्टीरिया डालना चाहते हैं, फूड होता है, फूड को हम चाइम बना के डालना चाहते हैं, वाटर्स होता है, अलग अलग सिचुएशन देके उसके बाद फिर हम ड्रग्स को देते हैं, फिर हम उसके इफेक्ट को देखना चाहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ मोर रियलिस्टिक मॉडल फॉर ह्यूमन ऑर्गन फंक्शन एंड आर कंसिडर्ड एज अ मेजर एडवांसमेंट टुवर्ड्स रिप्लेसिंग एनिमल टेस्टिंग। मतलब ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन बना दिया जाता है ताकि हम उसमें अपने स्टडीज़ को परफॉर्म कर पाएँ। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी इन पॉइंट, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड्स क्या क्या है, स्किन इरिटेशन एंड कोरोजन, रिकन्स्ट्रक्टेड उसके स्किन इरिटेशन और कोरोजन को अगर स्टडी करना है तो हम किस पे स्टडी कर सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्टेड ह्यूमन एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। आई इरिटेशन को स्टडी करना है तो बोवाइन कॉर्नियल कैपेसिटी या परमेबिलिटी, रिकन्स्ट्रक्टेड कॉर्नियल मॉडल, मतलब कॉर्निया ही आपने रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया, मतलब आपको बना लिया, तो आप उस पर आई इरिटेशन स्टडी कर सकते हैं। स्किन सेंसिटाइजेशन के लिए इन केमिकल एंड इन विट्रो एसेज कर सकते हैं। जीनोटॉक्सिसिटी के लिए एम्स टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, अगर आप इन विवो मेथड्स कर रहे हैं या फिर नॉर्मल मेथड से हट के मेथड्स कर रहे हैं या फिर न्यू मेथड्स को परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी जो रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस है वो भी होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, OECD इसको वैल्यू करता है आपकी रिसर्च को, ICH वैल्यू करता है, IPL वैल्यू करता है, CPCA इंडिया में वैल्यू करता है। अब ये क्या करते हैं, OECD क्या डेवलप्स एंड वैलिडेट द अल्टरनेटिव टेस्ट गाइडलाइंस, ICH encourage the reduction of animal use, EPA and EU promote the non animal methods, CPCA जो इंडिया की है that encourages ethical use and reduction of animals, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, रिड्यूस एनिमल यूज़ एंड इम्प्रूव इथिकल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इथिक्स इवॉल्व हो जाती है हमारी। प्रोवाइड फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेस्टिंग, अलाउ हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, इम्प्रूव ह्यूमन रेलिवेंस ऑफ डाटा, सपोर्ट्स मॉडर्न अप्रोच लाइक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। इसकी लिमिटेशन क्या है कि कैनॉट रिप्लेस द होल एनिमल स्टडीज़ येट, क्योंकि एनिमल्स एक रियलिटिकल सिचुएशन होता है, बाकी जो भी हम लोग लैब में करते हैं वो एक थ्योरेटिकल सिस्टम होता है। लिमिटेड एबिलिटी टू असेस एंड सिस्टमिक एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि जो भी स्टडी करते हो आप बहुत छोटे से पैरामीटर्स में करते हो, आप एक लैब के एक सेल के स्टडी एक आप कल्चर मीडियम में करते हो, एक बॉल में कर सकते हो, 2 कल्चर प्लेट्स में कर सकते हो, 3 कल्चर प्लेट्स में कर सकते हो, आप एक लंबे समय तक नहीं कर सकते हो, ठीक है। लैक ऑफ फुल मेटाबॉलिक कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि सही सिचुएशन आपको मिलना, एग्जैक्ट सिचुएशन जो ह्यूमंस में या एनिमल्स में मिलता है, क्योंकि बहुत वेराइड सिचुएशन मिलती है कि आपको बहुत सारे हार्मोन्स इंटरफेयर करते हैं, बहुत सारे एंडोक्राइन सिचुएशंस, आपका स्ट्रेस क्या है, आप कैसे खा रहे हो पी रहे हो, बहुत सारे एक रियलिस्टिक सिचुएशन में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बट एक जो लैब जनरेटेड सिचुएशन होती है वो बहुत ही थ्योरेटिकल होती है और उसमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स में आप चेंज नहीं कर पाते हो,
ठीक है, रिक्वायर्स वैलिडेशन फॉर रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस, मतलब वो स्टडीज़ को आपको प्रूव करना पड़ेगा बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल्स ऐड करके, ताकि आप उसको, क्योंकि अगर कोई आपकी कल्चर प्लेट्स की स्टडीज़ को एक इमेज के थ्रू ही समझ सकता है, लेकिन आप एनिमल्स के स्टडी के हैं वो एक फ़िक्स रिज़ल्ट पे वेरी करेंगे। लाइक अगर एनिमल्स से आपने लैब से ब्लड निकाला है एनिमल्स के अंदर से, तो उसकी जो वैल्यूज़ आएगी वो फिक्स्ड वैल्यू है। बट आप एक कल्चर प्लेट से एक कोई भी सिचुएशन को एज्यूम कर सकते हो या रिलेट कर सकते हो जो कि पुरानी स्टडी से हुई है, लेकिन आप इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि अगर आपने एक प्लेट में इतना पेनिसिलिन डाला, अगर ये बैक्टीरियल यहाँ पे बैक्टीरिया है, आपने पेनिसिलिन डाला तो उसकी 4 mm किलिंग वैल्यू होनी चाहिए या 4 सेंटीमीटर उसका रेंज होना चाहिए। ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ये बहुत वेराई कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके फ्यूचर टॉक्सिकोलॉजी को लेके क्या है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है, एडवर्स आउटकम पाथवेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डाटा, एडवांस्ड ऑर्गन ऑन चिप सिस्टम। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करके मशीन लर्निंग को और एक हाइपोथेटिकल लैब सिचुएशन को स्टिमुलेट करके हम एक अच्छा सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं कि जो कि हमें सही रिजल्ट्स दे बार बार। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ये की पॉइंट्स हैं कुछ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आपको अगर इसके आंसर लिखना है कि एनिमल मेथड्स टू रिड्यूस द एनिमल यूज़ इन टॉक्सिकोलॉजी, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। सबसे पहले अल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में लिखना है, रिप्लेस रिड्यूस रिफाइन के बारे में। उसके बाद लिखना है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इन विट्रो मेथड्स, इन सिलिको मेथड्स, ऑर्गन ऑन चिप मेथड्स, वाइडली यूज्ड फॉर स्किन एंड जीनोटाइप टॉक्सिसिटी, सपोर्टेड जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं उसको आपको लिखना है, प्रोवाइड्स इथिकल फास्टेस्ट, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इस तरह के आपको एक आंसर फॉर्म करना है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लास्ट में आपको कंक्लूजन ऐड करना है कि आप क्या कंक्लूड करते हो कि अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ एनिमल टॉक्सिसिटी से आप क्या कंक्लूड करते हो। ठीक है, इस तरीके से हम MPL 202T, ये पूरी यूनिट ख़त्म हो गई है, ये पूरी सब्जेक्ट ख़त्म हो गई है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड्स पूरा ये ख़त्म हो चुका है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आपको नोट्स मिल जाएंगे इसी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।